रिंग टॉस खेलते समय मेरे हाथ से गलती से एक रिंग उस हसीना को जा लगी जो वहां तमाशा देखने खड़ी थी। मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि जमीन में समा जाना चाहता था, तो मैंने जल्दी से एक और रिंग फेंकी। किसे पता था कि वो सीधे उसकी गोद में बैठी सुनहरी बिल्ली को जा लगेगी। दुकानदार ने मौका भांपते हुए कहा, अरे भाई, तुमने तो किसी की सुंदरी को निशाना बना दिया। आज मेरी दुकान पर जो भी रिंग से लगे वो तुम्हारा। हसीना का चेहरा लाल हो गया और उसने बिल्ली मेरे हाथों में थमा दी। बिल्ली ले जा सकते हो, इंसान को नहीं। किसे पता था कि बाद में वही हसीना दांत निकालते हुए बोलेगी, उठाओ इस मोटी बिल्ली को जो मेरे बिस्तर पर कब्जा किए बैठी है। पहले तुमने मुझे निशाना बनाया था, इस नाशपीटी को अभी भगाओ, मैं तुम्हारी हूँ। त्योहार के मेले में वापस आना। रिंग टॉस की भीड़ में 1 इंच की जगह नहीं थी। मैं भी उन नौजवानों में था जो सुंदरियां देखने आए थे और भीड़ में घुसकर तमाशा देखने लगा। तभी नजर पड़ी उस बर्फ सी गोरी हसीना पर जो आलस से रेलिंग पर टिकी खड़ी थी। गोद में एक मोटी सुनहरी बिल्ली थी और वो बेफिक्री से रिंग फेंकती जा रही थी, हर बार निशाने पर। हर बार रिंग लगती तो चारों तरफ से तालियां और शोर उठता। मैंने देखा कि उसके पैरों के पास एक फरदार थैला पहले से इनामों से भरा पड़ा था। दुकानदार ने परेशान होकर उसका हाथ थामा। हसीना जी, जरा रहम करें इस गरीब पर। मैंने पूरे 50 रिंग खरीदे थे, अभी 20 ही फेंकी हैं। कोई बात नहीं, बचे पैसे मैं आपको लौटा देती हूँ। बाय नगबिंग को चुप देख दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मनाया, बस यही है कि बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। ये कहते हुए उसकी छोटी छोटी आंखें घूमी और सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। वो देखो, वो हैंडसम लड़का, वो तो कब से देख रहा है, जरूर खेलना चाहता है, जरा उसे मौका दे दो। बात खत्म होते ही बाय नगबिंग ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, 4 आंखें मिली और मैं बेसाख्ता आधा कदम पीछे हट गया। दुकानदार की मदद मांगती नजरों को मैंने अनदेखा किया। आप खेलती रहिए। बाय नगबिंग ने धीरे से एक हंसी दी, सीधे हाथ में पकड़े बांस के छल्ले मेरी छाती पर रखिए, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये कहकर वो अपनी मोटी बिल्ली को गोद में लिए इत्मीनान से एक तरफ हट गई। अनगिनत नजरों के बीच मैं उस हसीना की इज्जत नहीं उतार सकता था। एक बार भाला फेंका तो फेंकते रहना पड़ता है। पहली रिंग चूक गई, दूसरी रिंग सीधे उस थैले में जा गिरी जो बाय नगबिंग के पैरों के पास इनामों से भरा पड़ा था। तीसरी रिंग बिल्कुल सीधी गई, सीधे उसकी गोद में बैठी मोटी बिल्ली के गले में जा फंसी। चौथी रिंग सीधे हसीना के सिर की तरफ उड़ी, गले तक पहुंचने से पहले ही उसके बालों के जुड़े में अटक गई। मेरा कलेजा धक से रह गया। हाथ बढ़ाकर रिंग उतारते हुए मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि सच में जानबूझकर नहीं किया तो क्या आप मान लेंगी? बाय नगबिंग माने या न माने ये तो पता नहीं, लेकिन आसपास की भीड़ साफ नहीं मान रही थी। भीड़ में से किसी अनजान ने चिल्लाकर कहा, जो रिंग से लगे वो तुम्हारा। तमाशाबीन लोगों को बड़े झगड़े से कोई परहेज नहीं था। तुरंत सब एक साथ चिल्लाने लगे, ले जाओ ले जाओ। भाई, तुमने तो एकदम सटीक निशाना लगाया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर हसीना को निशाना बनाया। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैं शर्म से लाल हो गया। बाय नगबिंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये उतारने में मेरी मदद करो। मैं तुरंत आगे बढ़ा और हड़बड़ाते हुए उसके सिर से बांस का छल्ला उतारा। अगले ही पल मेरी गोद में एक और रोएंदार गोला आ गया। मैंने नीचे झांका। बाय नगबिंग की बिल्ली अपलक मेरी आंखों में घूर रही थी। बाय नगबिंग ने हाथ में बची रिंग को लापरवाही से घुमाया। होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान लाते हुए बोली, बिल्ली ले जा सकते हो, इंसान की बात तो करना ही मत। मैं खांसते खांसते बोला, बस सिर हिलाता रहा। ये तो जाहिर है मैं पूरी तरह समझता हूँ। बात खत्म होते ही मन में आया, काश खुद को एक थप्पड़ मार सकता। समझा क्या खाक, ये तो मुझे खुद कुछ कहना चाहिए था। बाय नगबिंग ने मेरी परवाह किए बिना वो सारे खिलौने जो मैंने जीते थे मेरे पैरों के पास पटक दिए, फिर बड़ी शान से पीठ फेर कर चल दी। मेरी गोद में बैठी सुनहरी बिल्ली अपनी मालकिन की जाती हुई पीठ देखती रही और फिर बिलक कर ऐसा रोई कि पूरा माहौल गमगीन हो गया। उस रोने में इतनी गाली थी कि मुझ जैसे मर्द को भी समझ आ गई। घर पहुंचा तो माँ मुंह पर उबटन लगाए बैठी थी। मैंने मौका देखकर जैकेट की जिप ऊपर खींची, बिल्ली को अंदर छुपाया और चुपके से कमरे में खिसक गया। बदमाश कहीं का, तेरी माँ सच में तुझे छोड़ेगी नहीं यार। मैंने उसके बड़े से सिर पर हल्की थपकी दी, लेकिन अगर माँ ने पकड़ लिया तो इंसान और बिल्ली दोनों को घर से बाहर कर देंगी। अच्छी बात यह थी कि यह बिल्ली बड़ी समझदार निकली। जैसे उसे पता चल गया कि अभी मेहमान की तरह रहना है, उसने तुरंत वो गाली वाली म्याऊं बंद कर दी और मीठी मीठी गुनगुनाती आवाज में बोलने लगी। अपना रोएंदार सिर मेरी हथेली से रगड़ता रहा। ठीक है, चिंता मत कर भाई, तुझे सड़क पर भटकने नहीं देगा। मैंने फोन निकाला और क्लास ग्रुप में सबसे बाय नगबिंग का नंबर मांगा, लेकिन किसी के पास नहीं था। कोई चारा न देख मैंने कॉलेज के कैंटीन पेज पर किस्मत आजमाने की सोची। ये मत पूछो क्यों, बस इतना समझो कि हमारे इस बेकार कॉलेज में कैंटीन का पेज ही सबसे ताकतवर है। नतीजा ये हुआ कि उस दिन पूरे कॉलेज में धमाका हो गया। पहला मर्दाना हीरो जिसने ठंडी हसीना को प्रपोज किया आ गया, और ये सब उस वक्त हुआ जब सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। बाय नगबिंग के फैन कमेंट में अच्छे इंसान का तमगा बांट रहे थे। तभी असली वाली ने सिर्फ 2 शब्द लिखे, इनबॉक्स। अब तो सारे गपशपिये उबलने लगे और मैं बेचारा हक्का बक्का बैठा था, क्योंकि बाय नगबिंग ने अभी अभी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर की थी और उसका पहला मैसेज था, मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सामने क्यों नहीं बोले। मेरे दिमाग में सवालिया निशान। मैं किसे पसंद करता हूँ, ये कब हुआ, मुझे सीधे क्या बोलना था। मैं घबराहट में बिल्ली के बाल झाड़ता रहा, फिर जल्दी जल्दी टाइप करके सफाई देने लगा। नमस्ते, मैं फांग युआन हूँ। सच में तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए ये आखिरी रास्ता अपनाना पड़ा। तुम्हारी बिल्ली है मेरे पास, कब लेने आओगी? मैसेज भेजते ही नीचे ऑनलाइन दिखा और वो ऑनलाइन पूरे आधे घंटे तक रही। मैं स्क्रीन घूरते घूरते लगभग रो पड़ा। जो रिंग से लगे वो तुम्हारा, ये जुमला इतना गलतफहमी वाला क्यों था भला? मैंने 2 बार खांसकर खुद को संभाला। एक तरकीब सूझ रही थी, लेकिन आमतौर पर माँ को रोएंदार जानवर बिल्कुल पसंद नहीं। बाय नगबिंग ने जवाब में बस कुछ डॉट्स भेजे। थोड़ी देर बाद एक लाइन आई, 2 दिन बाद लेने आऊंगी। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। कोई बात नहीं 2 दिन भाई इसकी खिदमत करेगा, खाना पानी सब, इसे मोटा तगड़ा करके देता हूँ। अच्छा, इस बिल्ली का नाम क्या है? काफी
काफी देर बाद हसीना ने एक वॉइस मैसेज भेजा, सिर्फ 2 सेकंड का था, मैंने बजा लिया। फांग युआन, इस बिल्ली का नाम फांग युआन है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने रिकॉर्डिंग दबाए रखकर टेक्स्ट में बदलवाया। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरा और हसीना की बिल्ली का नाम एक जैसा, शायद उच्चारण मिलता जुलता हो। जरूर मैंने गलत सुना। उस कैंटीन वाली पोस्ट का जिक्र करने की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। फांग युआन बिल्ली बड़े आराम से छलांग लगाकर ऊपर आ गई और अपना भारी भरकम पिछवाड़ा मेरी छाती पर जमा लिया। यार, ये बिल्ली पैदा होने से पहले पत्थर खाकर आई क्या? इतनी भारी है कि जान निकाल देगी। ईद त्योहार में घर में ढेर सारे रिश्तेदार आए हुए थे। इस महाराज को मैंने 2 दिन कमरे में छुपाए रखा। माँ को भनक तक नहीं लगी। एक पुराना जूते का डिब्बा लेकर उसमें थोड़े चावल डाल दिए, अस्थाई टॉयलेट बना दिया। ये बिल्ली बस खाने से मतलब रखती थी, बिल्कुल नखरे नहीं। बस एक बुरी आदत थी, आधी रात को मेरे रजाई में घुस आती थी, बिल्कुल हीटर की तरह। इतनी गर्मी की रात को पसीने से तर हो गया। प्यास लगी तो नींद में ही उठकर पानी ढूंढने लगा। सोचा बालकनी का दरवाजा खोलकर हवा खाऊं। दरवाजा खोला तो एक काली परछाई अंदर आ घुसी। मैं डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। दीवार के कोने से एक हुक उठाया, मारने को तैयार था। तभी उस इंसान ने मेरी कलाई थाम ली। मैं हूँ, लाइट क्यों नहीं जलाई? आधी रात को सोते वक्त लाइट क्यों जलाऊंगा? किसे पता था तुम रात को खिड़की से चढ़कर आओगी? दिमाग ठिकाने पर है? ठिकाने पर है तो मेरी मदद करो। बात करते करते बाय नकबिंग ने दोनों हाथों से धक्का दिया और सीधे मेरे कमरे में लुढ़क गई, बिल्कुल उस मोटे महाराज की तरह जो आधी रात को बिस्तर पर कूद पड़ता है। इतनी हल्की आवाज में उतरी कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बिल्ली कहाँ है? मैंने पलटकर कमरे का दरवाजा बंद किया, सिरहाने की छोटी लाइट जलाई और बिस्तर की तरफ इशारा किया। बाय नकबिंग आगे बढ़ी और रजाई एक झटके में खींच ली। बिल्ली चौंक कर हिली। उसने नींद भरी आंखें सिकोड़कर एक नजर उसे देखा, फिर बेफिक्री से आंखें मूंद ली और मरे की तरह पड़ी रही, सोती रही। बिल्ली के इस भाव ने उसे चिढ़ा दिया। तेरे पास रहकर ये बड़े मजे से रह रही है ना? पेट अच्छा है इसका, पालना आसान है, लेकिन इस मोटी आफत को क्या पहले वाले रास्ते से ले जा सकते हो? बाय नकबिंग ने बिना कुछ कहे सीधे बिल्ली की गर्दन की खाल पकड़कर उठा लिया। मोटी बिल्ली तुरंत जाग गई, चारों पांव हवा में चलाने लगी और बेचारगी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। चुप रह जरा, माँ के साथ जाना है या बाप के साथ? दोनों बराबर नहीं है क्या? कोई भूखा तो नहीं मरने देगा? माँ बाप? ये सुनकर मैं शर्म से नाक खुजाने लगा। अभी जो कहा वो अंदर ही हजम कर लिया। इस अजीब माहौल में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हसीना अभी भी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थी। फांग युआन, क्या हुआ? मैंने बेसाख्ता जवाब दे दिया। तब समझ आया कि वो बिल्ली को बुला रही थी। शर्म के मारे मुंह फेर लिया। फांग युआन को तुमने बहुत अच्छे से रखा, शुक्रिया। मैंने हाथ हिलाकर टाला। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाय नकबिंग ने होठों के कोने पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, पहले मैंने कहा था जो रिंग से लगे वो तुम्हारा, अब बिल्ली वापस ले जा रही हूँ तो क्या कोई और चीज चुनकर ले जाओगे? बाय नकबिंग ने आधी मुस्कान के साथ मुझे देखा। गोद की बिल्ली भी साथ में म्याऊं करने लगी। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। सीधे आगे बढ़ा और उसके हाथ से बिल्ली छीन ली। रहने दो, मुझे लगता है बिल्ली मेरे पास ही रहे तो बेहतर है। बाय नकबिंग के चेहरे की मुस्कान फौरन गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, यह क्या बेतुकापन है? मैं एक मोटी बिल्ली से भी कम निकला। मैं सिर झुकाए बिल्ली को सहलाता रहा। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। बाय नकबिंग ने ठंडे अंदाज में एक हुंकार भरी, फिर बड़े दृढ़ता से बिल्ली उठाई और झटपट खिड़की से बाहर निकल गई। मैं भागकर दरवाजे से झांककर नीचे देखने लगा। शुक्र है मेरा घर पहली मंजिल पर है, वरना हाथ पांव टूट जाते और शायद मुझ पर अस्पताल का बिल भी थोप देती। खिड़की सावधानी से बंद कर दी। मैंने लाइट बंद की और वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन लग रहा था जैसे कमरे में अभी भी बाय नकबिंग की खुशबू बसी हुई है। ये ख्याल आते ही मैंने सिर झटका। जरूर मेरा वहम है, लेकिन आज रात बाय नकबिंग ने परफ्यूम लगाया था। हल्की खट्टी मीठी महक, उसमें पुदीने की ताजगी भी मिली हुई थी। बेहद हल्की और अनोखी खुशबू। बस आज रात की नींद गई। अगले दिन मैं काली आंखें लेकर कमरे से निकला और हैरानी से देखा कि माँ और कुछ रिश्तेदार आंटियां अभी तक ताश खेल रही थी। मैं चुपके से माँ की पीठ के पीछे पहुंचा और जोर से बोला, माँ आप इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर रही हो। माँ ने पलटकर मुझे ऐसे घूरा जैसे तलवार निकाल लेंगी। तुझे क्या पता यहाँ बड़ा दांव लगा है? मैंने बस दिखावे के लिए 2 बार ताली बजाई। माँ ने संदेह से मुझे ऊपर से नीचे देखा। फांग युआन, तू रात को चोरी करने गया था क्या? मुझे याद है तू जल्दी सो गया था। आज ऐसे क्यों घूम रहा है जैसे पागल हो? मैं चौंक गया। 2 बार खांसा और फिर उल्टा शोर मचाने लगा। माँ तुम लोग इतना शोर मचा रही थी, इतने ऊधम में कोई कैसे सोए? माँ ने होठ दबाए। बेहतर होगा सच बोल दे। अगर पता चला कि आधी रात को बिल्ली के लिए जागा था तो खैर नहीं। मैं बोलती बंद हो गया। अरे अभी तो यही आंटी सबसे ऊंची आवाज में खेल रही थी। वापस कमरे में जाकर थोड़ा और सोने की सोच रहा था। बीच में एक आंटी के पास से गुजरा। उन्होंने बिना सिर उठाए ताश खेलते खेलते ही कहा, लेकिन ये बच्चा भी बड़ा महंगा है। क्या लगाया है इसने? कोई ये कितनी अच्छी खुशबू है, जरा दिखाओ। माँ और बाकी आंटियों की नजरें एक साथ मुझ पर टॉर्च की तरह पड़ी। मैंने शांत भाव दिखाते हुए आस्तीन सूंघी। है क्या? शायद कल नया बॉडी वॉश लगाया था। हम लड़के भला 3-3 परफ्यूम क्यों लगाएंगे? आंटी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो बॉडी वॉश जरूर बहुत अच्छा होगा। मैं हंसते हुए साथ मिल गया और फिर तेजी से अपने प्यारे कमरे की तरफ भाग लिया। मैंने जल्दी से खिड़की की कुंडी खोली ताकि कमरे की खुशबू बाहर जाए। आखिर बाय नकबिंग कौन सा परफ्यूम लगाती है यार, इतनी देर तक टिकती है? मुझ जैसे सीधे साधे लड़के का भी मन कर रहा था। इन्हीं उलझे ख्यालों में डूबा था कि हाथ ने अपने आप उसका वो वॉइस मैसेज चला दिया। वो थोड़ी शर्मीली और मीठी आवाज सुनकर दिल कुछ हिल गया। आंखें मूंद कर सुन रहा था कि अचानक खोली तो सामने 2 बड़ी बड़ी गोल चमकदार बिल्ली की आंखें। मैं थोड़ा चौंक गया। अभी खिड़की खोली थी। ये शैतान इतनी फुर्ती से कूद कर आ गई। जमीन पर उतरते हुए मीठी सी म्याऊं भी की। तू फिर यहाँ क्यों आ गई? तेरी माँ कहाँ है? मैंने लापरवाही से उसे उठा लिया और जल्दी से फोन की स्क्रीन बंद कर दी। अजीब सी शर्म आई, जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। महाराज मेरी गोद में चित लेट गए, चारों पांव ऊपर, और मेरे 5 सितारा हाथों की सेवा में धीरे धीरे खो गए। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी माँ का जिक्र किया, उसने पूंछ एक तरफ झटकी।
की और आंखें मूंद ली। इस शैतान का क्या करूं, एकदम बेशर्म है। सच ही कहते हैं, जो खिलाए वही माँ होती है। अभी फोन उठाकर बाय नकबिंग को बताने वाला था कि इसे ले जाए, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे यार, बिल्ली और मालकिन में फर्क क्या है? मुख्य दरवाजे से नहीं आते, खिड़की और दरवाजा ही पसंद है। मैंने शीशे से नाक सटाकर सूंघा, वही जानी पहचानी संतरे जैसी ताजी खुशबू। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वो दरवाजा खटखटाती रही, ठीक उसी जगह जहाँ मेरा सिर लगा था। फांग युआन फिर तुम्हारे पास छुप गई क्या? मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। महाराज ने मालकिन को देखते ही पल भर में पलटी मारी और सीधे उस जूते के डिब्बे वाले घर में घुस गई। बाहर निकलने का नाम नहीं। बाय नकबिंग ने निराशा से लंबी सांस ली। आज सुबह इसने देख लिया, मैंने गलती से दूसरी बिल्लियों को थोड़ा खाना दे दिया। ये छोटा शैतान जल घुट गया और घर छोड़कर भागने का नाटक कर रहा है। सच में मैंने देखा कि बाय नकबिंग की काली जैकेट पर बालों के निशान थे, जाहिर है सफेद बाल थे। महाराज ने यह देखा तो खुद दौड़कर मेरे पांवों से लिपट गई। बिल्ली, मैंने उसे उठाकर पीठ सहलाई। किसने तुझे तंग किया? देख कैसे तरस खाया। तेरी माँ तो असली हीरोइन है, बाहर जाकर लोगों को लुभाती है, ये तो एकदम बेशर्म है। बाय नकबिंग से अब हंसी नहीं रुकी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं और महाराज दोनों उसे देखकर ठिठक गए। मुझे अचानक लगा कि यह नजारा किसी दृश्य जैसा है। अंदर से आवाज आई कि यह लड़की अब कोई चुटकी लेने वाली है। मैं पहले ही बोल पड़ा, किस जैसा दिखता है? बाय नकबिंग ने नाजुक उंगली उठाई और बिल्ली के माथे पर हल्की सी टिकली दी। बाप नेक तो बच्चा भी नेक, यानी तुम इस बिल्ली के बाप हो और मैं इसकी माँ। तो क्या ये लड़की मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ रही? मेरा मुंह बंद हो गया, चेहरा पत्थर जैसा अकड़ गया। अब अपना ये बाप होने का सबूत लेकर जाओ, मुझे सोना है। बाय नकबिंग ने हाथ बढ़ाकर बिल्ली लेनी चाहिए। तभी उसने लापरवाही से पूछा, कल रात नींद नहीं आई क्या मेरी वजह से? बिल्ली छीनने से पहले मैंने बाप वाली भावना से उसे और कसकर पकड़ लिया। आवाज ऊंची करके झूठ छुपाने की कोशिश की। अपना चेहरा देखो पहले। माँ ने रात भर ताश खेलते हुए शोर मचाया। तुम कुछ भी अंदाजा मत लगाओ, जो तुम कहो। बाय नकबिंग के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। तो अब बिल्ली दो। बाय नकबिंग से हर बार मुझे ही हारना पड़ता है। मैंने छोड़ने के लिए हाथ ढीला किया, तभी उस शैतान ने बगावत की। मेरी पकड़ से निकलकर सीधे बिस्तर पर दौड़ गई, पूंछ एक जोर से घुमाई और मेरा फोन सीधे जमीन पर गिरा दिया। बाय नकबिंग झुककर उठाने लगी। बस मेरे उस फोन की स्क्रीन अपने आप जल गई। वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी और चेहरे पर दिलचस्पी के भाव आ गए। तभी एक आवाज आई, वही जानी पहचानी और बेहद नाजुक वॉइस मैसेज। फांग युआन, इस बिल्ली का नाम फांग युआन है। मुझे अनहोनी का एहसास हुआ और मैंने हाथ बढ़ाकर फोन छीनना चाहा। बाय नकबिंग ने फौरन जीत के अंदाज में एक कदम पीछे हटकर मुस्कुराई। फांग युआन, अभी तुमने मुझे पकड़ा? आधी रात को चुपके से मेरी आवाज सुन रहे थे। सच बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो ना? मैंने झपट कर अपना बेकार फोन वापस लिया। बिना शीशा देखे भी पता था कि इस वक्त मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल था। बाय नकबिंग दोनों हाथ पीठ पर रखकर दीवार से टिक गई, बिल्कुल अनजान बनकर। साफ जाहिर था कि मुझे जलील कर रही थी। कड़वा घूंट पीकर मैं एक एक शब्द चबाते हुए सफाई देने लगा। असल में तभी दरवाजे पर लगातार दस्तक हुई। माँ की गरजती आवाज आई, फांग युआन, दिन दहाड़े कमरे में क्या दुबका बैठा है? आ जाओ और आंटी चांग को विदा करो। बैठे बैठे क्या सड़ रहे हो? ये आवाज मेरे लिए जीवन रक्षक नाव जैसी थी। मैंने एक लंबी सांस ली। आया अभी। भागकर बिल्ली को उठाया और बाय नकबिंग के हाथों में ठूंस दिया। जल्दी करो, जल्दी निकलो, माँ ने देख लिया तो सींग उगा लेंगी। बाय नकबिंग ने बड़े सहयोग से खिड़की पकड़कर छलांग लगाई, लेकिन जाते जाते मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोली, फांग युआन, क्या तुम्हें लग रहा है कि यह नजारा किसी गुप्त प्रेमी जैसा है? मैं सदमे से पत्थर हो गया, जबड़ा भींचकर बुदबुदाया, निकलो। पांव से एक जोर का झटका मारा। बिल्ली पलटकर बिस्तर के नीचे जा छुपी। मैंने जल्दी से बिखरा हुआ सिर ठीक किया, आंखें मलते हुए अभी अभी उठे होने का नाटक किया और दरवाजा खोला। माँ अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। माँ की बिजली जैसी नजरें पूरे कमरे में घूम गईं, आखिरकार मुझ पर आकर टिकी। तेरे कमरे में पहले से ज्यादा खुशबू क्यों है? मैं लगभग उल्टा हो गया। जल्दी से माँ के कंधे पकड़कर धकेलते हुए बोला, चलो चलो जल्दी विदा करते हैं। कैसी खुशबू? शायद नया साबुन है इसलिए महक ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से कुछ बहाने बनाकर उन्हें वहां से हटाया। मैं थककर चूर हो गया और धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। फोन उठाया तो देखा बाय नकबिंग का मैसेज आया हुआ था। फिर वियेन, वो कृतघ्न एहसान फरामोश जीव, जैसे ही घर वापस आया दरवाजे पर खड़े होकर बाहर जाने की जिद करने लगा। मुझे लगता है शायद वो तेरे पास वापस भागना चाहता है। क्या तू उसे अपने पास रखना चाहेगा? लगता है अब वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता। लगातार कुछ वॉइस मैसेज आए, कोई 2 मिनट के। सब में बस होंग शुआंग की तबाही मचाती हुई म्याऊं म्याऊं। ऊपर से कोने साफ तस्वीर भी भेज दी। सच में वो दरवाजे की दहलीज से चिपका खड़ा था, जाने की मिन्नतें कर रहा था। उस बेचारे की हालत देखकर मेरे दिल की कोई तार हिल गई। हिचकिचाते हुए कुछ जवाबी मैसेज टाइप किए, लेकिन मेरी माँ कुत्ते बिल्लियों की कट्टर दुश्मन है। बै चिनगुंग बांग ने तुरंत अपना दांव चला। तू उसकी दर्दनाक दयनीय पुरानी कहानी सामने रख दे। बड़े बुजुर्ग इन मामलों में जल्दी पिघल जाते हैं, वो जरूर मान जाएंगी। लेकिन अब फिर वियेन को 1-2 बार नहीं पुकारोगे? चलो मुझे ही ये बोझ उठाना होगा। ठीक है, मैं हिम्मत जुटाकर माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ। किसी दूर बैठे माहिर की रहनुमाई में मैंने स्क्रिप्ट तैयार करनी शुरू की। एक बेचारी बिल्ली की कीचड़ और दलदल से भरी पुरानी जिंदगी की कहानी। बै चिनगुंग बांग फिर कूद पड़ा। क्या तू चाहता है मैं एफबीपी से उसकी थोड़ी चर्बी हटा दूं? देखने में ऐसे लग रहा है जैसे तला हुआ स्प्रिंग रोल। इसे देखकर माँ मानेगी क्या? मैंने जल्दी से टाइप किया। नहीं, 1000 बार नहीं, फोटो मत छेड़, वो काम मेरे लिए छोड़ दे। माँ को मनाना मुझे अच्छे से आता है। बातचीत के बीच अचानक बिल्ली की कोई प्यारी सी आवाज गूंज उठी। माँ। जवाब देने की बजाय मैंने गहरी सांस ली, दिल में संवाद दोहराया, फिर चेहरे पर दर्द और बेबसी का भाव ओढ़ा और सीधे वार किया। माँ, मैं उसकी किस्मत के बारे में सोचता हूँ। इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है किसी की? हमारे घर तक आधी नजर भी नहीं गई उस पर। और तभी एक मार सीधे मेरी तरफ आई। नए साल की शुरुआत में तू यहाँ आकर जीए में अंक काट रहा है। मार खाने का शौक है क्या छोटे शैतान? उस पल मुझे अपनी
भावनाओं की भी जरूरत नहीं लगी। आंखों में आंसू आ गए, सब कुछ एक बुरी तस्वीर बन गया। माँ आपने गलत समझा, मेरा मतलब उस बिल्ली से था। मैं हड़बड़ाकर उस बिल्ले की तस्वीर दिखाने लगा। बैचनगुंग बांग ने जिसे दुबला पतला कर दिया था, एकदम मरियल सा। ये मेरे दोस्त की बिल्ली है जिसे उसने कूड़े के ढेर से बचाया था। हॉस्टल के मालिक ने मारने की धमकी दी, अंदर रखने की इजाजत नहीं दी। माँ वो बहुत डरपोक और अकेला है। भटकते हुए अपनी जिंदगी में उसे अपनों ने ही दुत्कारा, तेज धूप में रौंदा गया। ये जिस्म हर किसी को नसीब नहीं होता। मेरी तरह एक नेक, दयालु और कोमल माँ का प्यार पाना तो और भी नहीं। इसे खुशी कैसे मिल सकती है भला? वो तो बेचारा भटका हुआ अकेला है। त्योहार नजदीक है, मुंह में डालने को आधा पत्ता भी नहीं। इसीलिए माँ तुम ही उसकी पूरी दुनिया हो। माँ बस एक बार बी को अपनाने की हाँ कह दो। वो सोच अभी छोड़ो। मेरी माँ ने मेरी वो दर्दनाक, दिल दहला देने वाली तकरीर सुन ली। तुझे पालना ही मेरे लिए काफी है, इस घर को बर्बाद करने वाले। बस तू उस मुसीबत को घर में मत ला। मैं तुम दोनों को घर से बाहर फेंकने को तैयार हूँ। जाओ भीख मांगो। मैंने फौरन रणनीति बदली। कोई बात नहीं माँ, बी वाला प्लान भी है। या फिर ऐसा करते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा झुकें। बस 2 दिन उसे यहाँ रहने दो, तब तक मेरे दोस्तों का ग्रुप कोई और इंतजाम कर लेगा। वो तुरंत चला जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने भी नहीं आएगा। माँ के होठों पर चालाक मुस्कान आ गई। तेरी तरकीबें मुझे पता नहीं होंगी क्या? मैं साफ कह देती हूँ, यहाँ कोई जगह नहीं है। और तभी बैच खुयेन का निजी पेज खोज लिया, एक तस्वीर उठाई और ग्रुप में डाल दी। वो तस्वीर बॉयफ्रेंड के नजरिए से खींची थी। बैचनगुंग बांग का दिमाग घूम गया। उस वक्त पूरा ग्रुप चैट सच में फट पड़ा। सब एक एक करके पुष्टि करने लगे कि यही वो किंवदंती वाली बैच नगुयेत क्वांग हांग दिन है। मैं फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। मन में जो उलझन थी वो अचानक गायब हो गई। पहले उसने उस बिल्ली का नाम फुओंग वियन रखने की सोची थी। मुझे लगा था शायद ये मेरी वजह से था। अब सब साफ हो गया। जब बैचनगुंग बांग ने मुझसे दोस्ती की तो उसने वो अजीब अजीब बातें क्यों कही? जरूर इसीलिए क्योंकि मैंने बिल्ली वापस करने वाली पोस्ट डाली थी। पोस्ट के आखिर में एक स्टार इमोजी भी लगाया था। शायद उस बैचनगुयेत क्वांग की मैसेज करने की आदत से मेल खाता था, इसीलिए उसने गलत इंसान समझ लिया। कुछ दिन बाद बैचनगुंग बांग ने सच में फोन किया। जैसे ही मैंने उठाया सीधे पूछ लिया, क्या हुआ? बैचनगुंग बांग की आवाज काफी हल्की फुल्की थी। क्या तू घर पर है? बैचनगुंग बांग ने फोन पर घर का एक चक्कर लगाया। पक्का किया कि पिताजी टहलने गए हैं और माँ भी बाहर मोर्चे पर निकल चुकी हैं। खतरा साफ हो चुका था। घर में बस मैं अकेला था। सीधे चलिया। फोन के उस तरफ से बैचनगुंग बांग की हल्की हंसी उभरी, फिर धड़ाम से फोन कट गया। कुछ सेकंड बाद मैं बात समझ पाया। अभी मेरी कही बात इस माहौल के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे माँ बाप से छुपाकर कोई चोरी छुपे मिलने बुला रहा हो। मैंने माथे पर एक थप्पड़ मारा, हरे चने जैसा। फुओंग वियन रे फुओंग वियन। इस मनहूस मुंह का क्या करूं? हमेशा ऐसी बातें निकलती हैं जो गलतफहमी पैदा करें। मैंने आधा गिलास बर्फ का पानी गटक लिया। चेहरे की जो आग भड़की थी वो थोड़ी ठंडी हुई। बैचनगुंग बांग बहुत जल्दी आ गई। मैंने ये भी नहीं पूछा था कि उसका घर कहाँ है। अफसोस, फात ताई अब नाम और शोहरत का भूखा हो गया था। पुराने दोस्त को पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। बैचनगुंग बांग चाहे जैसे भी बुलाए, उस घमंडी ने मुंह फेर लिया। आधी नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। बैचनगुंग बांग निराश होकर मेरी तरफ मुड़ी। सुना है तुमने उसका नया नाम रख दिया? फात ताई बुलाते हो? वो झुककर बैठ गई। जबरदस्ती फात ताई को सहलाने लगी। बड़ा चिपकू नाम है। पुराना नाम ज्यादा अच्छा था। मेरे होठों के कोने फड़फड़ाए। मैंने तय किया ये बात नहीं करूंगा। पल भर के लिए माहौल जम गया। अच्छा हुआ बैचनगुंग बांग ज्यादा देर नहीं रुकी। जाने से पहले उसने जेब में हाथ डाला। एक बेहद नफीस, खूबसूरती से बनाया हुआ सुरक्षा ताबीज निकाला। उसे मेरी तरफ बढ़ाया। सर्दियों की गुनगुनी धूप उसके काले बालों पर बिखरी हुई थी। उसका अपना था। उसने ताबीज की लाल डोरी को हल्के से सहलाया। कुछ दिन पहले मंदिर गई थी। नए साल पर अगरबत्ती जलाई। कहते हैं ये बहुत असरदार होता है। शुक्रिया, तुमने फजूल खर्ची की। मैंने हाथ बढ़ाकर ले लिया। अपने लिए एक नहीं रखा क्या? बैचनगुंग बांग ने हाथ हिलाया, जैसे परवाह नहीं। तुम सलामत रहो, बस इतना काफी है। आधा खुला दरवाजा उसने खुद बंद कर दिया। बाहर की धूप और उसका साया दोनों एक साथ ओझल हो गए। मैंने ताबीज मुट्ठी में भींच लिया। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, जैसे कोई सीने के अंदर ढोल बजा रहा हो। जरूर वहम है। बहुत ज्यादा सोच लिया, हद से ज्यादा। मैंने महसूस किया सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुड़ा और आधा गिलास ठंडा पानी और डाल लिया। शाम तक ग्रुप फिर से जाग उठा और पागलों की तरह मैसेज की बाढ़ आ गई। मैंने उत्सुकता से जाकर देखा, अरे वाह, तीसरा योद्धा नए साल के मौके पर कॉलेज के रिव्यू फोरम पर जान देने आ गया। फिर आ गया। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार तो पूरा कॉलेज फोरम ही फट पड़ा, क्योंकि इस बार वो बैच खोयन वाला अकाउंट था जिसने सीधे सार्वजनिक रूप से बैचनगुंग बांग को खुलेआम प्रेम निवेदन किया। और ग्रुप में किसी ने बैच खोयन की तस्वीर भी खोद निकाली। तस्वीर में लड़का लंबा, सुडौल, चेहरा साफ, नैन नक्श तीखे और खूबसूरत बैचनगुंग बांग के बगल में खड़ा था, बिल्कुल किसी यूथ रोमांस फिल्म के हीरो हीरोइन जैसे। मैंने बेसाख्ता वो ताबीज उठाकर रख दिया दराज के अंदर। तो वो हमेशा से इसी का इंतजार करती थी। शाम की धूप धीमी पड़ने लगी। सूरज ढल गया। कमरे का तापमान भी गिरने लगा। मैंने फात ताई को गोद में उठाया जो ऊँघ रहा था। उसे गर्म रजाई में घुसेड़ दिया। उसकी निकम्मी पीठ देखकर एक लंबी सांस ली। सुन फात ताई, तेरी असली वाली बैच नगुयेत क्वांग तो फंस गई यार। शायद अब उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि तुझसे मिलने आए। उसने आंखें झपकाई जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। मेंढक जैसी गोल आंखें मुझ पर टिका दी। मैं रोक नहीं पाया। उसकी मोटी सी गर्दन पर एक चपत लगाई। कल तेरे लिए कुछ डिब्बे पेट फूड लाऊंगा, चाहे बाद में तेरी माँ तुझे भूल भी जाए। तू इस भाई को मत भूलना। बस पेट सुनते ही फात ताई तुरंत एकदम चौकन्ना हो गया। सिर अंदर खींचकर मेरी हथेली से रगड़ने लगा। उस दिन के बाद बैचनगुंग बांग ने अचानक उस बारे में बात करना बंद कर दिया। मेरे घर बिल्ली से मिलने आना भी बंद। और फात ताई ने मेरा बिस्तर पूरी तरह अपना इलाका घोषित कर लिया। हर रात एक ही रूटीन, दरवाजा खुद खोलो, बिस्तर पर कूदो। सर्दियों की छुट्टियां बेकार और लंबी थी। बस कॉलेज फोरम स्क्रॉल करते हुए वक्त काटता रहा। फोरम के
10 सबसे हॉट पोस्ट में से 8 पोस्ट, सब बैच नगुंग बांग और उस बैच nguyen क्वांग बैच खुयेन के बारे में गप्पे। किसी ने तो ये भी कहा कि उसने इन दोनों को किसी मॉल में अचानक देखा और बताया कि लड़का लंबा तगड़ा हैंडसम, लड़की ठंडी रौबदार, साथ चलते हुए बिल्कुल जैसे कुदरत ने एक जोड़ी बनाई हो, असली जिंदगी के परिकथा जैसे। ये चंद लाइनें पढ़कर अचानक मुझे बैच नगुंग बांग के माजी के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, तो क्लिक कर दिया पुराने छात्रों के फीचर्ड पोस्ट सेक्शन में। अरे यार, ये सेक्शन तो बिल्कुल बैच नगुंग बांग की जीवनी जैसा लग रहा था। मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेज तक इस लड़की के सारे कारनामे बिना कुछ छोड़े खोद निकाले गए थे। किसी ने खुद को उसका मिडिल स्कूल का दोस्त बताकर पर्दाफाश किया, कहा कि बैच नगुंग बांग बहुत ज्यादा खूबसूरत पैदा हुई थी, इसीलिए मिडिल स्कूल में लड़कियां उसे अकेला छोड़ देती थी। इसी वजह से उसका स्वभाव हमेशा से ठंडा रहा, अकेले आना जाना पसंद था, कोई छेड़े तो तुरंत पलटवार। कॉलेज में तो कोई और वजह ही नहीं थी, बस ये चेहरा ही काफी था, सुंदर भी, ऊपर से एक अलग ही दुनियादारी से परे सा अंदाज। लड़के और लड़कियां दोनों दीवाने। मैंने हाथ बढ़ाकर फाताई की दोहरी ठुड्डी सहलाई। तेरी असली माँ स्कूल में सच में एक दंत कथा है यार। बेशक मैं इंटरनेट पर लिखी हर बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये सब पढ़कर एक पक्की सी बात समझ आई, बैच नगुंग बांग और वो बैच खुयेन का है, सच में एकदम परफेक्ट जोड़ी है। और मैंने खींच कर रजाई सिर तक खींच ली। ये सब सोचने से क्या फायदा, मेरा और बैच नगुंग बांग का रिश्ता ज्यादा से ज्यादा बिल्ली वाले दोस्त जैसा है। दोस्त भी मुश्किल से, मैं भी पागल हूँ, बैठे बैठे ये दिल का दर्द खोद रहा हूँ। एक और बेरंग हफ्ता गुजर गया, बस सिवाय इसके कि फात ताई 1 किलो और मोटा हो गया। मेरी छुट्टियां पूरी तरह बोरियत में डूबी रहीं। घर पर घुटन होने लगी। मैंने फोन पर सिनेमा का टिकट बुक करने का फैसला किया। अकेले ही कोई त्योहारी कॉमेडी फिल्म देखने का मन था। शो से पहले काउंटर पर जाकर लाइन में लगा और पॉपकॉर्न खरीदा। जब टिकट चेक करवाकर अंदर घुसा तो फिल्म का ओपनिंग सीन खत्म हो चुका था। अंधेरे हॉल में धीरे धीरे एक एक सीढ़ी टटोलते हुए पिछली पंक्ति में जगह ढूंढने लगा। जब मैं गलियारे के पास एक सीट के बगल से गुजरा तो अचानक किसी की लंबी टांगें आड़े आ गईं। जिस पल मुझे लगा कि मैं सिनेमा हॉल के बीचों बीच मेंढक की तरह मुंह के बल गिरने वाला हूँ, एक ठंडे से हाथ ने मेरी बांह थाम ली। मैं बच गया। जानी पहचानी आवाज सुनकर मुड़ा और सीधे हैरानी से भरी उन आंखों से टकरा गया। अरे बैच नगुंग बांग, तुम भी अकेले फिल्म देखने आई हो? मैंने फौरन एक अहम बात नोट की। नजर उसके बगल वाली खाली सीट पर गई। उस किंवदंती वाले बैच खुयेन का कहीं नामो निशान नहीं था। ओह बैच खुयेन, तुम्हारे बैच nguyen क्वांग साथ नहीं आए? बैच नगुंग बांग ने मुझे घूरा। मैंने पहले पूछा था। मैंने धीमे से बड़बड़ाया, मैं अकेला हूँ, अकेले ही आऊंगा, किसी को किराए पर तो नहीं लाऊंगा ना। फिल्म बहुत जल्दी क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। बैच नगुंग बांग ने बड़े पर्दे की तरफ इशारा किया। ये टॉपिक खत्म। सच कहूँ तो फिल्म वाकई मजेदार थी, लेकिन बैच नगुंग बांग के बगल में बैठे हुए वो जानी पहचानी खुशबू बिना किसी रुकावट के नाक में घुसती रही। वही ठंडी घास जैसी महक पुदीने के साथ घुली हुई, तेज नहीं लेकिन जैसे एक अंकड़ी हो जो बार बार नाक में खिंचती रहे। जरा सा सिर घुमाता और वो खुशबू और गहरी हो जाती। तभी उसी कतार का एक अंकल उठकर वॉशरूम गए। बैच नगुंग बांग अचानक पास झुकी, कान में धीरे से बोली, पिछली बार भी पूछना चाहती थी, मुझसे मिलते ही तुम्हें मुझे सूंघने की ऐसी क्या पड़ी रहती है? बस ऐसे ही। मुझे लगता था मैं बड़ी चालाकी से कर रहा हूँ, पर रंगे हाथ पकड़ा गया। इज्जत बचाने की कोशिश में चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। बैच नगुंग बांग दीवार से सटी बैठी थी। क्या मुझे कोई पागलपन की बीमारी है? कौन सा नॉर्मल कॉलेज का लड़का किसी दूसरे की खुशबू में मुंह गड़ाकर बैठता है? थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश की। तुम सोच ज्यादा रही हो। बस तुम्हारा परफ्यूम अच्छा लगा, सोचा पूछूं कौन सा ब्रांड है, अपने लिए एक बोतल ले लूं। ये सफाई तो और भी बुरी थी, जितना संभालो उतना डूबो। बैच नगुंग बांग सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। परफ्यूम का नाम बताने की जहमत नहीं उठाई। मुड़कर फिल्म देखने लगी। फिल्म के दूसरे हिस्से में मैं जलते अंगारों पर बैठे जैसा बेचैन रहा। किसी तरह फिल्म खत्म होने तक झेला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि फिल्म का अंत क्या था। उठकर जल्दी से खिसकने की कोशिश की तो पीछे से बैच नगुंग बांग की आवाज आई, मिसी ईवे। मैं वहीं जम गया। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा, आंखें चमक रही थीं। परफ्यूम का नाम है मिसी ईवे। हॉल की बत्तियां जल उठी। मैंने भी फौरन एक शुक्रिया उछाल दिया और किसी चोर की तरह भीड़ में घुसकर भागा, जान बचाकर घर पहुंचा। मैं सच में बेवकूफ हूँ। जाकर उस मिसी ईवे नाम का परफ्यूम खोजने लगा। नतीजा बड़ी कुछ नहीं मिला। पूरा ताओबाओ पिंडुओ छान मारा, आखिरकार बायदू से भी खोजा। बाजार में न तो खट्टे पुदीने की खुशबू वाला कोई परफ्यूम है, न ही उस नाम का कोई ब्रांड। बैच नगुंग बांग ने मुंह खोलकर झूठ बोला और मुझे उल्लू बनाया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैं आधे दिन फोन थामे सोचता रहा। आखिरकार अभी अभी टाइप किया हुआ सवाल मिटा दिया। हो सकता है उसे नाम सच में याद ना हो सकता है वो बताना न चाहती हो, तो बस टालने के लिए कोई नाम गढ़ दिया हो। इस पर सवाल करना मुझे ही छोटा बना देगा। मैं अंदर से खींच रहा था। सारा गुस्सा फात ताई के सिर पर निकाला, उसका मोटा फर झमकर बिखेर दिया। पिताजी काम से लौटकर दरवाजे पर आए। फात ताई को देखा। मेरे हाथों से फर इस तरह फूला हुआ था जैसे किसी ने बवंडर में डाल दिया हो। हंसते हुए बोले, अरे फात ताई ने आज नया हेयर स्टाइल करवाया क्या? मैंने जल्दी से उसका फर संभाला। पिताजी आगे बढ़े। 2 एंटरटेनमेंट पार्क के कॉम्बो टिकट मेज पर पटक दिए। पिताजी के दोस्त ने दिए हैं। घर में बंद सड़ते मत रहो, किसी दोस्त को लेकर बाहर जाओ, थोड़ी हवा खाओ। मैंने पिताजी के पागलपन भरे इशारों को नजरअंदाज किया। टिकट उठाए और एक चक्कर सोचा। हंसी आ गई। 2 मर्द मिलकर एंटरटेनमेंट पार्क जाएं, वो तस्वीर दिमाग में आई और सिहरन हुई। फैसला किया। FEP खोला और पुराना सामान बेचने वाले सेक्शन में दोनों टिकट डाल दिए। 2 मिनट भी नहीं हुए, किसी ने सामने से ऑर्डर कंफर्म कर दिया। QR कोड वाले इलेक्ट्रॉनिक टिकट थे। स्क्रीनशॉट लेकर सीधे खरीदार को भेज दिया। सामने वाला बेहद तमीजदार था। गुलाब के फूल वाले स्टिकर से शुक्रिया कहा। 2 दिन बाद बैच नगुंग बांग ने अचानक एक वॉइस मैसेज भेजा, कल फुर्सत है, साथ एंटरटेनमेंट पार्क चलोगे? मेरी पलकें फड़फड़ाने लगी। दिल में एक अनजाना अनिष्ट उठा। तुम मुझे हैप्पी वैली
मत बोलना। बैच इनगुंग बांग ने देवदूत की तरह एक स्टिकर भेजा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस दिन टिकट खरीदने वाले का प्रोफाइल खोला, जानकारी दिखी, महिला, स्थानीय लड़की, लंबाई 1.72 मीटर। केस सुलझ गया। ये एक 100% बैच इनगुंग बांग की सहेली थी। औरतें सच में पैदाइशी झूठी होती हैं, लेकिन लंबाई के मामले में झूठ नहीं चलता। लंबी टांगों वाली लड़कियां जब प्रोफाइल भरती हैं, अपनी हाइट को बोल्ड और लाल रंग में लिखना चाहती हैं, कभी खाली नहीं छोड़ती। ये मेरा क्या हाल है, बिना कुछ किए भी पैसे कमा लिए। सिर्फ टिकट बेचे ही नहीं, उसके पैसे भी मिले और ऊपर से एंटरटेनमेंट पार्क घूमने का भी मौका, बल्कि साथ में कॉलेज की रानी के साथ डेट भी हो जाती। भले ही ये सौदा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मेरे पास थोड़ी अक्ल बची थी। मैंने साफ मना कर दिया और एक समझदार बड़े भाई की तरह खूब समझाया। एंटरटेनमेंट पार्क जैसी जगह उस बैच खुयेन के साथ जाओ जिसका तुम इंतजार करती हो, मेरे साथ नहीं। बैच इनगुंग बांग का मैसेज बिजली की रफ्तार से आया। किसने कहा बैच खुयेन मेरा बॉयफ्रेंड है? धड़ 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 दिल इतनी जोर से धड़का कि पड़ोसी जाग जाते। मैंने एक घूंट निकला, मुर्दा बनने का नाटक जारी रखा। बेवकूफ मत बनो, पूरा कॉलेज जानता है बैच खुयेन तुम्हारा बैच इनगुएत क्वांग है। बैच इनगुंग बांग को इतना गुस्सा आया कि हंसी फूट पड़ी। वॉइस मैसेज में उत्तर की तरफ की आवाज भी थी। पिछली बार जब मैं तुम्हारी खिड़की से चढ़कर वापस गई थी, मैंने साफ पूछा था क्या तुम्हें मुझसे प्यार है, और अब तक तुमने एक ढंग का जवाब नहीं दिया। ये बात झेलना मुश्किल था। बैच इनगुंग बांग कहीं पागल तो नहीं हो गई? साफ दिख रहा था उसका बैच इनगुएत क्वांग खुलेआम वापस आ गया है और अब ये मेरे पास आकर छेड़ रही है। मैंने फोन का कवर कसकर भींच लिया, दांत पीसकर एक अड़क मैसेज भेजा। अगर तुम्हारे बैच इनगुएत क्वांग ने दावेदारी का पोस्ट डाल दिया है, तो एक ऐसे इंसान की हैसियत से जो पहले से किसी का है, तुम्हें दूसरे लड़कों से दूरी बनाना बेहतर होगा। मुझे अपनी यह बात बड़ी दमदार लगी, लेकिन बैच इनगुंग बांग ने सीधे वीडियो कॉल मार दी। मैं चौंक गया, हाथ फिसला, गलती से रिसीव बटन दब गया। फोन की स्क्रीन कुछ देर हिली और फिर स्क्रीन पर एक मर्द का चेहरा आया, सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए, शरीफ और शातिर दोनों एक साथ। नमस्ते भाई फुआंग वियन, थोड़ा परिचय करा लेते हैं। मैं बाई शुआन हूँ, इस पर कोई बहस नहीं। यही वो बाई युएगुआंग है जो स्कूल के फोरम पर धूम मचा रही है। लेकिन ये नाम, जिसका दिमाग थोड़ा भी काम करे वो समझ जाए कि इन दोनों का जरूर कोई खून का रिश्ता है। मैं 2 सेकंड तक स्क्रीन को घूरती रही, फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैंने बेझिझक सवाल किया, आप और बाई निंग बिंग सगे भाई बहन है क्या? बाई शुआन ने अपना चश्मा नाक पर ठीक किया, बसंत की हवा जैसी गर्म मुस्कान के साथ बोला, भाई बहन? नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाई हूँ उसका भाई। बाहर से एक हाथ अचानक आया और झट से फोन छीन लिया। बाई निंग बिंग का थोड़ा झल्लाया हुआ चेहरा कैमरे में आ गया। बस इतना ही काफी है, इनकी बातों में मत आना। बाई शुआन बगल से एक ऐसी हंसी हंसा जो सुनने में बेहद उकसाने वाली थी। मेरा दिल जैसे रोलर कोस्टर पर था, कभी ऊपर कभी नीचे, पर वो जो एहसास था वो चुपचाप सीने के अंदर ही दबा रहा। तुम फांग युआन हो ना? बाई शुआन का चेहरा फिर कैमरे में आया। मेरी ये बेचारी बहन सामान्यतः तुम्हें काफी परेशान करती होगी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं सीधा इंसान हूँ, इसलिए सीधे पूछता हूँ, क्या तुम शादी को आधार मानकर मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध रखने के लिए तैयार हो? मैं वहीं सन्न रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया। हैरानी में एक अजीब सी आवाज निकली, हाँ। बाई निंग बिंग ने तुरंत फोन दूर कर लिया। बगल की बातें साफ साफ मेरे कानों तक पहुंची। भाई तुम पागल हो क्या? उसे डराकर भगा दोगे? अरे रुको बहन, तुम इस शादी वाले प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी ये प्रतिक्रिया मुझे और भी उलझन में डाल रही है, समझी? बाई शुआन की तर्कपूर्ण आवाज फिर गूंजी, तुम्हें मनोविज्ञान के बारे में क्या पता? इसे डोर इन द फेस तकनीक कहते हैं। पहले एक ऐसी मांग रखो जो बेतुकी और असहज लगे, जैसे शादी, फिर एक कदम पीछे हटो और बस बॉयफ्रेंड बनने को कहो। तुलना होने पर लगेगा कि सिर्फ प्यार करना तो इतना मुश्किल भी नहीं। वाह क्या घुमावदार तर्क है। मैं इसके आगे नतमस्तक हूँ, सच में कुछ कहने को नहीं बचा। मैंने कमजोर आवाज में फोन पर कहा, वैसे मुझे एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था, बता दूं? वीडियो में वो दोनों भाई बहन एकदम चुप हो गए। बाई निंग बिंग ने फोन को फिर से थाम लिया, स्क्रीन के उस पार से सीधे मेरी आंखों में देखा। उसके कान संदिग्ध रूप से लाल हो रहे थे। कल मनोरंजन पार्क चलोगे? मुझे कुछ बातें सीधे मुंह पर कहनी है। इतना कहकर उसकी नजर मुझसे हटकर पीछे की तरफ खिसक गई। फैट टाई पर जाकर रुकी जो वहां लेटा आराम फरमा रहा था। ये मोटा सुअर फिर से तुम्हारे बिस्तर पर क्यों पसरा है? मैंने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर फैट टाई का मोटा सिर थाम लिया, जैसे उसे बचाना हो। सोएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, और इतनी ठंड में तो ये एक प्राकृतिक हीटिंग बैग जैसा है। बाई निंग बिंग ने खतरनाक नजरों से देखा। दोनों मेरी ही जीती हुई ट्रॉफी हैं। ये पक्षपात बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या? मैंने तुरंत उसकी ही बात उस पर पलट दी। देवी जी, ये तो तुमने खुद कहा था, बिल्ली मेरी हो सकती है, इंसान नहीं। दूसरी तरफ से बाई शुआन की हंसी की आवाज गूंजी जो दूसरों के दर्द पर पली थी। बाई निंग बिंग ने एक गहरी सांस ली, आंखों में एक अधिकार जताने वाला भाव आया। दांत पीसते हुए एक एक शब्द निकाला, पछता रही हूँ मैं, कल उस मोटी बिल्ली को वहीं रोक कर रखना, मैं तुम्हारी हूँ। रविवार को धूप खिली हुई थी, लेकिन पार्क में पहुंचते पहुंचते हवा ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारी कि मन किया वापस घर चला जाऊं। मैं खुद को एक भालू की तरह मोटी रजाई वाली जैकेट में लपेटकर बिल्कुल सही समय पर पार्क के गेट पर पहुंचा, और वहां बाई निंग बिंग को देखकर दंग रह गया। वो सिर्फ एक पतला काला लंबा ओवरकोट पहने खड़ी थी, अंदर से बस एक पतली स्किन कलर की टाइट्स। मोटी जैकेटों की भीड़ के बीच वो बिल्कुल अलग दिख रही थी और बेहद खूबसूरत भी। मैं तेज कदम बढ़ाकर उसके पास गया। बाई निंग बिंग, सुंदर दिखना इतना जरूरी है कि जान की परवाह नहीं? ठंड नहीं लग रही? कड़कड़ाते होंठों से उसने जिद्दी मुस्कान दी। आमतौर पर झेल लेती हूँ। दोनों मुड़कर हॉट चॉकलेट स्टॉल की तरफ चले, तभी एक तेज हवा का झोंका आया। बाई निंग बिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से छींक मारी, जिसने उसकी सारी कूल इमेज चकनाचूर कर दी। मैंने व्यंग्य भरी नजर से उसे देखा। ये झेल लेना है? इस तरह तो डेट पर आकर सीधे अस्पताल में भर्ती होने का कार्यक्रम बन जाएगा। सच में समझ नहीं आता मुझे।
मुझे। सर्दियों के बीचों बीच बाहर खेलने जाने की ये आदत, इस मौसम में रोलर कोस्टर चलाओ तो उतरते वक्त बर्फ की मूर्ति बनकर प्रदर्शनी में भेजने लायक हो जाओगे। और ठीक उसी वक्त बाई निंगबिंग ने मूर्खता करने की ठानी, दूर खड़े रोलर कोस्टर की तरफ उंगली उठाई। वो वाला ट्राई करना है? मेरे चेहरे पर 3 काली लकीरें खिंच गईं। ये डेट है या जान देने की प्रतियोगिता? लगता है तुम्हें लग रहा है कि बहुत लंबे जी लिए, या शायद हवा अभी काफी ठंडी नहीं लगी। मेरे चुपचाप मना करने के बाद बाई निंगबिंग साफ निराश दिखी। तो फिर क्या पसंद है? पेंडुलम, पायरेट शिप, फ्री फॉल, मेरी गो राउंड? मैंने बिना चेहरा बदले उसकी मौत ढूंढने वाली मेन्यू रीडिंग बीच में ही काट दी। आज बस यही एक खेलना है, कहने की जरूरत नहीं। पूरे पार्क में यही एकमात्र चीज थी जो अंदर बंद हॉल में थी, जहां हीटिंग का इंतजाम था। आखिरकार मैं और बाई निंगबिंग दोनों एक एक सफेद प्लास्टिक के घोड़े पर सवार हो गए। चारों तरफ बच्चों की चीख चिल्लाहट के साथ घुल मिल गए। मैंने चुपके से फोन निकाला और दोनों की एक बेहद हास्यास्पद फोटो खींच ली। बाई निंगबिंग की टांगे इतनी लंबी थीं कि उन्हें कहीं रखने की जगह नहीं थी, मजबूरन घोड़े के पेट के दोनों तरफ लटकाकर बैठी थी। यह नजारा सच में दयनीय था। हालांकि अंदर की हीटिंग काफी गर्म थी और मैं थोड़ी देर और बैठना चाहता था, फिर भी उसके अनुभव का ख्याल करते हुए मैं उसे बगल वाले टीकअप राइड पर ले गया। पूरी सुबह हमने अंदर के सारे हल्के फुल्के झूले झेल डाले। तभी जब मैं पानी लेने गया, बाई निंगबिंग 2 स्कूप वाली आइसक्रीम कोन लेकर मेरे सामने आई। आज मजा आया? मैंने आइसक्रीम लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत मजा आया। तुम्हें नहीं आया क्या? वो नजरें झुकाकर अपने जूतों की नोक देखने लगी। मजा तो आया, पर कुछ कमी सी लग रही है। मैंने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। क्या कमी? दिमाग जम गया ठंड से? नहीं। उसने सिर उठाया, शिकायत भरी नजरों से बाहर रोलर कोस्टर की तरफ देखा। यहाँ आने से पहले मैंने खूब रिसर्च किया था। सोचा था रोलर कोस्टर और हॉन्टेड हाउस ले जाऊंगी, वो सब रोमांचक होता। और अगर मुझे डर लगता तो तुम सही बहाने से मेरी रक्षा कर सकते थे, अपनी शराफत दिखा सकते थे मुझे। वो एक पल रुकी, फिर बेचैनी से एक और वाक्य जोड़ा। कम से कम ये तो साबित करो कि तुम उस मोटी बिल्ली से बेहतर हो जो दिन भर बस खाना और सोना जानती है। मेरी आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। ये क्या बकवास है? किसी पुराने बेकार रोमांटिक ड्रामे का जबरदस्ती वाला सीन है क्या? लेकिन बाई निंगबिंग का चेहरा बेहद गंभीर था, और उस गंभीरता के विपरीत इस बात की हास्यास्पदता मुझे अचानक थोड़ी मजेदार लगने लगी। मुझे देर तक चुप देखकर बाई निंगबिंग थोड़ा झल्लाई। माफ करना, क्या मेरी इस बेतुकी बात ने माहौल खराब कर दिया? चलो यहाँ से, चलो फेरिस व्हील चलते हैं। हम दोनों एक साथ बोल पड़े। जैसे उसे डर था कि मैं बीच में भाग जाऊंगा, उसने झट से मेरी जैकेट की आस्तीन थाम ली और सीधे फेरिस व्हील की तरफ खींचने लगी। केबिन हवा में लटका हुआ था, ठंडी हवा में हल्के से हिचकोले खा रहा था। जब फेरिस व्हील धीरे धीरे सबसे ऊंचाई पर पहुंचा तो मैं नीचे झांकने से नहीं रोक सका। पैरों में अजीब सी सिहरन होने लगी। पांग युआन, क्या तुम जानते हो इतने लोग फेरिस व्हील पर प्यार का इजहार क्यों करते हैं? सामने बैठी बाई निंगबिंग ने अचानक चुप्पी तोड़ी। मैं अभी तक संभला भी नहीं था। रोमांटिक होता है और क्या होगा? उसने खिड़की के बाहर जमीन से सैकड़ों मीटर ऊंचे नजारे की तरफ इशारा किया। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब इंसान ऊंचाई जैसे डर का सामना करता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में एड्रेनालिन छोड़ता है। डर से होने वाली यह शारीरिक प्रतिक्रिया दिमाग अक्सर किसी और भावना समझ लेता है, जैसे कि रोमांच, उत्तेजना या दिल की धड़कन तेज होना। इसीलिए कई लोग सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट के असर में आकर इस शारीरिक हलचल को प्यार समझ बैठते हैं। मुझे अचानक सब समझ आ गया। तो इसीलिए तुम शुरू से ही मुझे रोलर कोस्टर और हॉन्टेड हाउस खींच ले जाना चाहती थी? ये सब उसी तरकीब के लिए था? बाई निंगबिंग ने शांति से सिर हिलाया। मेरी चालें बहुत घटिया हैं, मुझे पता है। हमेशा शॉर्टकट की सोचती रहती हूँ। अब जब सब पता चल गया, मैंने कहा, तो मुझे लगता है तुम्हारी इस थ्योरी में कुछ कमी है। मैं धुंधले शीशे की खिड़की की तरफ झुका और उंगली से एक गोला बना दिया। माहौल का इंसान के फैसलों पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये खास माहौल भ्रम नहीं पैदा करता, बल्कि ये उस हिम्मत को जगाता है जो पहले से अंदर दबी होती है। जो लोग फेरिस व्हील पर सच में प्यार का इजहार कर पाते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि एड्रेनालिन की वजह से नहीं। ये तय है कि यहाँ चढ़ने से पहले ही उनके मन में फैसला हो चुका होता है। बस आखिरी कदम उठाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। बाई निंगबिंग मुझे देर तक घूरती रही, काफी देर तक कुछ नहीं बोली। तभी एक अजीब हवा का झोंका आया और केबिन हल्के से हिचकोला खाया। वो अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ कसकर थाम लिया। मुझमें कभी हिम्मत की कमी नहीं थी, मुझे बस डर था कि तुम कहीं भाग न जाओ। पांग युआन, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? किसी के इजहार से डरना क्यों चाहिए? लेकिन मैंने सोचा, अगर एक घमंडी और ठंडी स्कूल क्वीन जिसका मुझसे कभी कोई खास वास्ता नहीं था अचानक आकर प्यार का इजहार करे तो कोई भी सपने जैसा ही महसूस करेगा। बाई निंगबिंग की खूबसूरत आंखों में मेरा अक्स साफ दिख रहा था। लेकिन तुम्हें मेरी कौन सी बात पसंद है? मेरे मन का सवाल अनायास मुंह से निकल गया। उसका हाथ जो मेरा हाथ थामे था थोड़ा ढीला पड़ गया। उसने मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैं उसे घूरता रहा। इतना मुश्किल सवाल है क्या, या फिर मुझे बस मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रही है? सर्दियों की छुट्टियों का टाइम पास? मैं उसके मन में झांक नहीं सकता था, और वो सारी अचानक आई फ्लर्टिंग बिल्कुल बेतुकी और बेमेल थी। मैं मानता हूँ कि इस चेहरे के आगे मेरा दिल थोड़ा पिघला था, लेकिन एक मर्द भी सिर्फ सुंदर चेहरा देखकर आंखें मूंद कर कूद नहीं सका। फेरिस व्हील धीरे धीरे एक चक्कर पूरा करके जमीन पर आ गया। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद ही एक कदम पीछे हट गया। कोई जल्दी नहीं है, घर जाकर ठीक से सोचो। जब मन साफ हो जाए तब जवाब देना, देर नहीं होगी। अभी तो बड़े जोश से कह रही थी कि हिम्मत की कमी नहीं है, अब चुप्पी क्यों? औरतों की बातें सब झूठ। मैं मुड़कर केबिन से बाहर निकलने लगा। पैर अभी जमीन से लगे भी नहीं थे कि बाई निंगबिंग ने एक बार फिर मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने अपनी आम तौर की शांत छवि को एक तरफ रख दिया। उसकी आवाज में असामान्य बेचैनी थी। वो बिल्ली मैं जानबूझकर ढूंढकर लाई थी। उसका नाम भी मैंने खुद गढ़ा था। रिंग टॉस वाले दिन भी मैं जानबूझकर वहां गई थी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत पहले से अच्छा लगने लगा था। हम दोनों पार्क के अंदर बने रेस्ट एरिया की लंबी बेंच पर बगल बगल बैठ गए। पहले क्या तुम उस पुरानी बिल्डिंग के पास दौड़ने जाते थे? परिवार वहां गर्मियों में
आया करता था आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने। वहीं मैं तुमसे कई बार अनजाने में मिला। बाई निंग बिंग बहुत धीरे बोल रही थी। कई बार मिलने के बाद जब भी उस जगह से गुजरती खुद ब खुद रुक जाती, ढूंढती कि तुम वहां हो या नहीं। एक बार तुम एक नारंगी बिल्ली के पीछे भागते हुए सीधे मुझसे टकरा गए। उस वक्त तुम बेवकूफों की तरह देर तक मुझे घूरते रहे और दोनों हाथ लाल हो गए थे। तभी मैंने सोचा ये छोकरा कहीं मुझे पसंद तो नहीं करता। सच कहूं तो यह बड़बोलापन अगर किसी कम खूबसूरत इंसान के मुंह से निकलता तो मैं पैर की उंगली से एक पूरा बारबी महल बना देता। खैर, स्कूल में बाई निंग बिंग को चाहने वालों की लाइन साउथ गेट से नॉर्थ गेट तक लग सकती है, लेकिन कसम से उस वक्त मैं सिर्फ उसके चेहरे की खूबसूरती से चौंका था। बिल्कुल शुद्ध सौंदर्य प्रशंसा थी और कुछ नहीं। बाई निंग बिंग ने थोड़ी खुद पर हंसते हुए मुस्कान दी। फिर सर्दी आई, ठंड बढ़ी, आवारा बिल्लियां सब तहखाने में घुस गईं, तुम भी कम आने लगे, लेकिन मैं फिर भी रोज उसी वक्त वहां चक्कर लगाती रही, बस एक बार और मिल जाओ इसी उम्मीद में। दिन गुजरते गए और मुझे एहसास हुआ शायद मैं तुम पर फिदा हो चुकी हूँ। फिर मैंने तुम्हारे बारे में हर जगह से जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि तुम कैंटीन नंबर 1 में नूडल्स खाना पसंद करते हो, किस दिन कौन सी क्लास होती है, और ये भी कि तुम एक भारी बिल्ली प्रेमी हो। इसीलिए मैं खास तौर पर एनिमल शेल्टर गई और एक नारंगी बिल्ली गोद ली। उस दिन अगर तुमने रिंग मेरे सिर पर न डाली होती तो भी मैं किसी तरह वो बिल्ली तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ देती और फिर नाटक करती कि मेरी बिल्ली भटक कर तुमसे टकरा गई। इस बर्फीली स्कूल क्वीन को मेरा सलाम। पर्दे के पीछे तो ये पूरी एक षड्यंत्र विशेषज्ञ निकली। इतनी सोची समझी योजना का खुलासा सुनने के बाद मैं एक मर्द होकर खुलेआम शर्मा गया। तो उस दिन वो बार बार चैट पर जो ताने मार रही थी वो दरअसल उसी टक्कर वाली बात थी, लेकिन मैं तो वो बात कब का भूल चुका था, 9वें आसमान पर फेंक दी थी। इसे क्या कहें, स्कूल क्वीन ने खुद ही अपनी पसंद का रास्ता बंद कर लिया था। पार्क से अलग होते वक्त बाई निंग बिंग ने कहा कि वो मुझ पर दबाव नहीं डालेगी, सोचने का वक्त देगी। लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा कचोट रही थी वो ये नहीं थी कि रिश्ता रखूं या नहीं, बल्कि ये थी कि उसे कैसे बताऊं कि जो दोनों टिकट उसने इतने महंगे दाम पर खरीदे थे वो असल में मैंने ही बेचे थे। मैंने बातचीत की शुरुआत फैट टाई की कुछ तस्वीरें भेजकर की। वो मरे सुअर की तरह गहरी नींद में सो रहा था। हालात का जायजा लिया तो बाई निंग बिंग ने रोशनी की रफ्तार से जवाब दिया। अभी तक सोच रहे हो? मैंने चुपचाप वो वाक्य मिटा दिया और टाइप किया, मैंने बेचा था। मैसेज बॉक्स में एक और लाइन लिखी, बस थोड़ा सा और बाकी है। बाई निंग बिंग का जवाब आया पूरे दबदबे के साथ, आज रात उस मोटी बिल्ली को बिस्तर पर मत चढ़ने देना। मैंने ढिठाई से टाइप किया, असल में मुझे एक बात कबूल करनी थी। वो दोनों टिकट जो तुमने इतने महंगे खरीदे थे ब्लैक मार्केट में बेचने वाला मैं ही था। इस बार दूसरी तरफ से इतनी देर तक चुप्पी रही कि मैं घबरा गया। पूरे 10 मिनट बाद बाई निंग बिंग का जवाब आया, ये तो और भी अच्छा हुआ ना, इससे साबित होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले वॉइस मैसेज में उसकी आवाज में साफ नकली मासूमियत थी। फांग्युआन, तुम मुझे और कितना तड़पाओगे? तुम्हारे जवाब का इंतजार करते करते मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही, सो भी नहीं पा रही। पार्क से आने के बाद ठंड लग गई, अब तो शरीर भी कमजोर हो गया है। पहले सुनकर थोड़ा यांगसिम जला, लेकिन फिर ये स्क्रिप्ट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने बिना झिझक उसकी पोल खोल दी। देवी जी, ये वही स्क्रिप्ट नहीं है जो तुमने पहले मुझे सिखाई थी फैट टाई को गोद दिलवाने के लिए? बाई निंग बिंग ने फोन पर ठंडी हंसी दी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरी हालत अभी उस बेचारी बिल्ली से भी ज्यादा दयनीय है। पता नहीं बेचारी बिल्ली शब्द सुनकर फैट टाई का कोई रक्षा तंत्र जागा या क्या? जो अब तक पेट ऊपर करके लेटा था अचानक उठा, धम्म से बैठ गया और सीधे मेरे फोन की स्क्रीन पर। दूसरी तरफ बाई निंग बिंग के कितने भी मैसेज आते रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फैट आई पहाड़ की तरह अडिग रहा, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला, आराम से पिछले पंजे नीचे लटकाए, अपनी फरचाटी। फिर एक जोरदार धक्का मारा और मेरा फोन सीधे बिस्तर से नीचे उड़ा दिया। उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, गोल होकर मेरी गोद में बैठ गया और संतुष्ट होकर गुनगुनाने लगा। एक इंसान, एक बिल्ली, एक बेहद अनोखा दृश्य। आधे घंटे बाद बाई निंग बिंग, जो किसी झोंक की तरह चिपकना जानती थी, अपनी माहिर बालकनी चढ़ाई की कला से मेरे कमरे में प्रकट हो गई। उसने फैट टाई की नियति वाली पूंछ उल्टी पकड़कर उठाई। सुन ले, आज के बाद इस घर में ढंग से रहना, अपनी औकात पहचान। फैट टाई ने तुरंत रोंगटे खड़े कर लिए। बिल्ली, बाई निंग बिंग तुझे प्यार करती है? कृतघ्न कहीं के। याद है या नहीं असली मालकिन कौन है? जवाब में फैट टाई का एक धारदार पंजा चला। मैं दौड़कर बीच में आ गया और इस तनातनी को रोकने की कोशिश करने लगा। बेबस होकर सांस ली। देवी जी, अगली बार आना तो कृपया मुख्य दरवाजे से आना, ठीक है? बाई निंग बिंग ने यह सुना तो उसकी आमतौर पर ठंडी आंखें अचानक अर्धचंद्र की तरह मुड़ गईं। वादा किया तुमने, तो अगली बार भी आने का मौका है मुझे। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। इस लड़की की वादा पकड़ने की काबिलियत का कोई जवाब नहीं। मैं पलटकर पढ़ाई की मेज की दराज की तरफ गया, दवाई और रुई निकाली उसके हाथ की खरोंच साफ करने के लिए। तभी नजर कोने में पड़े उस शांति के ताबीज पर पड़ी। मैंने हल्के से उसके लाल धागे को छुआ और दराज बंद कर दी। मुड़ा तो सीधे बाई निंग बिंग से टकरा गया। यार, क्या तुम बिल्ली हो? चलते वक्त आहट भी नहीं होती? वो शर्मिंदा हो गई, दोनों हाथ मेरे पीछे की मेज पर टिका लिए। शायद फैट टाई की बीमारी लग गई। जब भी तुम्हें देखती हूँ पास आने का मन करता है। बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं हूँ। पुदीने और बर्फ की मिली जुली खुशबू, जानी पहचानी खिंचाव भरी, सीधे मेरी नाक से होते हुए दिमाग तक पहुंच गई। मैंने झट से उसके कंधे पकड़ लिए। देवी जी, आक्रमण की रफ्तार जरा ज्यादा है। एक भोला भाला छात्र इतनी गर्मी सह नहीं सका। बाई निंग बिंग ने सीधी होकर आधा कदम पीछे लिया। तो फांग्युआन, तुम्हारे हिसाब से अभी हम दोनों के बीच जो चल रहा है उसे किस मोड़ तक आने पर लय? बिल्कुल सही बात है। मेरा जंग खाया हुआ दिमाग आखिरकार फिर से डेटा प्रोसेस करने लगा। मुझे अचानक एक गंभीर खामी का एहसास हुआ। गलत है, मैंने तो अभी तक उससे डेट पर जाने के लिए हाँ भी नहीं कही थी। मैं अभी मुंह खोलकर बहस करने ही वाला था। बाई निंग बिंग ने झट से मेरा मुंह बंद कर दिया। इस बच्ची पर थोड़ा तरस खाओ,
तुम्हारी वजह से ना खाना खाया ना रात को आंख लग रही है, ऊपर से उस शैतान बिल्ली ने हाथ पर खरोंच भी मार दी। जल्दी जिम्मेदारी लो मेरे साथ। जहाँ उसकी हथेली दब रही थी वहाँ आग जैसी गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर नजरें घुमाई, बस उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। तब तक जब मुझे लगा पसीना गर्दन के पीछे बह रहा है, तब मजबूर होकर हार मानते हुए सिर हिला दिया। तब जाकर वो संतुष्ट होकर हाथ हटाने लगी। मैंने तुरंत एक और बात जोड़ी, पहले कड़वा बाद में मीठा। मैंने इस मामले में अपना सबसे महत्वपूर्ण मत रखा। अब मुझसे जान पहचान हो गई है तो आगे से बाहर जाने पर उन आवारा बिल्लियों से दोस्ती करना बिल्कुल बंद। निंग बिंग के गाल मिठाई से ठसाठस भरे थे। बहुत पहले वो आदत छोड़ दी थी। पिछली बार तो मुझे लगा फात्ताई बहुत बेवकूफ है, इसलिए सोचा जांच पड़ताल करके देखूं कोई बेहतर विकल्प है क्या। मैं भी नहीं रोक पाया खुद को और हंस पड़ा। यार हमारे फात्ताई को थोड़ा कम कोसो, वो दुनिया के सबसे चालाक सुनहरे रेशम के कीड़े की औलाद है। फात्ताई की गोल मटोल चक्की जैसी काया देखकर मेरे मुंह से सच में उसे छोटा मोटा कहने की हिम्मत नहीं हुई। बाई निंग बिंग ने कहा, जो तुम तय करो वही होगा। लेकिन अगले ही पल उसने निर्दयता से फात्ताई की किताब उठाई और उसे लिविंग रूम के बाहर बिल्ली के बिस्तर में फेंक दिया। ध्यान से सुनो, आज से फांग युआन के ऊपर सिर्फ मैं ही चढ़ सकती हूँ, समझे। फात्ताई गुस्से से आग बबूला हो गई, ऊंचाई पर चढ़ा। बिल्ली बिल्ली बिल्ली। इसके ठीक बाद बाई निंग बिंग के सामने उसने बिना झिझक रेत के डब्बे के बाहर ही पेशाब कर दिया। मैं हंसी रोकते रोकते अंदर से तड़प रहा था। बाई निंग बिंग का चेहरा काला पड़ गया और वो हाथ उठाने ही वाली थी। मुख्य दरवाजा अचानक बाहर से किसी ने धड़ाम से खोल दिया। मेरे पिताजी उसी मुद्रा में दरवाजे पर खड़े रहे और सीधे दहलीज पर ही ठिठक गए। मैं घबरा गया। पापा पापा, पहले सुनो तो सही, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मेरे पिताजी ने आंखें मली, चेहरे पर घोर भ्रम के भाव थे। फांग युआन, मुझे सच सच बता, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वो छोटी मोटी बिल्ली जो तूने पाली है अचानक एक जीती जागती खूबसूरत परी में कैसे बदल गई? उस दिन की एक अलग कहानी जब बाई निंग बिंग ने फात्ताई को पकड़ने की कोशिश की। बाई निंग बिंग एक हाथ से फात्ताई को उल्टा पकड़े हुए थी। बिल्ली का पूरा जिस्म उसके बाजू से छपटा होकर चिपका हुआ था, जैसे पापड़ दब गया हो। बस वो झबरीली पूंछ बाहर लटक रही थी और हवा में बेतहाशा तड़फड़ा रही थी। ऊपर से मेरे पिताजी की कमजोर नजर से एक झलक में देखा तो लगा जैसे बाई निंग बिंग की खुद बिल्ली की पूंछ उगाई हो। गला सूख गया, सांस अटक गई। जब मैंने इस पूरे इंसान में बदलाव वाले किस्से को साफ साफ समझाया तब भी मेरे पिताजी के रोंगटे खड़े हो गए और वो धम्म से सोफे पर बैठ गए। अरे भगवान, बाल बाल बचे, नहीं तो इस बूढ़े का दिल ही बैठ जाता। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई। मेरे पिताजी की उस तरह जैसी तेज नजर सीधे बाई निंग बिंग पर जा टिकी। अच्छा, तो अभी तक ये नहीं पूछा कि ये कन्या कौन है? हे भगवान, आखिरकार पिताजी मुद्दे पर आ ही गए। मैं अभी मुंह खोलने ही वाला था। बाई निंग बिंग ने तुरंत 90 डिग्री पर झुककर अभिवादन किया। चाचा जी, मैं भाई फांग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे पिताजी की घनी भौहें घड़ी की कमानी की तरह टेढ़ी हो गईं। इस नामाकूल ने चुपके चुपके गर्लफ्रेंड कब बना ली? मुझे कुछ भनक तक नहीं लगी। बाई निंग बिंग ने अपनी शिष्ट मुस्कान बरकरार रखी। जी चाचा जी, आज ही रिश्ता पक्का हुआ है। पिताजी ने फौरन मुड़कर मुझे गोली जैसी नजरों से घूरा। अरे इस शैतान कहीं के, मुझे सच सच बता, ये सब माजरा क्या है? माहौल धनुष की प्रत्यंचा जैसा तना देखकर मैंने चुपके से बाई निंग बिंग की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, क्या आज तुम पहले निकल जाओ? बाई निंग बिंग के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। आंखों के भाव 180 डिग्री बदलकर अत्यंत बेचारगी में बदल गए। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानती हूँ, मैं समझती हूँ तुम हमेशा मुझे दूसरों से कमतर समझते हो, इसीलिए इतने दिनों से घर पर मिलवाने से कतराते रहे। अगर आज संयोग से चाचा जी की नजर न पड़ती तो खैर कोई बात नहीं, बस तुम्हारे दिल में मेरी जगह है, इतना काफी है, चाहे कोई नाम ना हो, मैं खुश हूँ। यह दिल दहला देने वाला नाटक खत्म करने के बाद बाई निंग बिंग ने बिना रुके मुड़कर सीधे दरवाजे की तरफ चल दी। मैं वहीं खड़ा रह गया जैसे आसमान गिर पड़ा हो, सिर पर सवालिया निशान लिए। अभी उन जानलेवा भावनात्मक वारों से उबरा भी नहीं था। तब तक पिताजी का चेहरा काला पड़ चुका था। वो लगातार माँ को फोन किए जा रहे थे। अरे सुनती हो, जल्दी घर आओ, अपने लाडले को देखो, किसी की बच्ची के जज्बातों से खिलवाड़ करके अब भागने की फिराक में है। उस शाम मेरी माँ बेलन लेकर मेरे पीछे दौड़ी और मैं धुआं उड़ाते हुए पूरे मोहल्ले में भागता रहा। जिस्म तो सलामत रहा लेकिन मन पर एक जानलेवा चोट लग गई। फांग युआन, लड़के लड़की के मामले में हम हमेशा खुले दिल से सोचते हैं, लेकिन हमारे फांग खानदान के मर्द को हिम्मत और जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। किसी की बेटी से पींगे बढ़ाई हैं तो आखिर तक जिम्मेदारी निभाओ। उन मतलबी मर्दों जैसा मत बनो जो नई आई तो पुरानी भूल गए, समझे। माँ बगल में हाँफ रही थी लेकिन कुछ जानना भी नहीं भूली। पहले बताओ, वो लड़की दिखने में ठीक ठाक है? दादी ने तुरंत एक धौल जमाई और अंगूठा सीधा आसमान की तरफ कर दिया। रूप रंग में कोई कमी नहीं बल्कि एकदम निखरी हुई है। माँ ये सुनकर संतोष से सिर हिलाने लगी। आगे से उस बच्ची का थोड़ा ख्याल रखना, दिन भर अपनी मस्ती में मत डूबे रहना, वीकेंड पर उसे घर ले आना, माँ उसके लिए अच्छा खाना बनाएगी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था रोऊं या हंसूं। मैंने फात्ताई को रजाई में खींचकर छुपा लिया और बाई निंग बिंग के 18 पुश्तों को मन ही मन कोसता रहा। दूसरी कहानी बाई चुआन के बारे में। जब से मेरी और बाई निंग बिंग की दोस्ती पक्की हुई थी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन उसी दौरान फैन पेज पर कोई बेशर्म उसके पीछे पड़कर इजहार मोहब्बत करने लगा। मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि वो फैन पेज पर दिन रात छुपकर राय बनाने वाला एडमिन खुद बाई चुआन था। उस दिन बाई चुआन ने खुद मुझे अकेले कॉफी पीने बुलाया। मेरे सामने उसने एक बेहद सलीकेदार पोस्ट डाली जिसमें बाई निंग बिंग के साथ अपनी भावनाओं का सार्वजनिक ऐलान था। साथ में बाई युएगुआंग वाले झमेले का खंडन भी था। इस चाल से न सिर्फ पूरे स्कूल को पता चल गया कि हुआ कोई की जिंदगी में कोई आ गया है और उसका नाम फांग युआन है, बल्कि उन सारी बेकार की अफवाहों का भी गला घोंट दिया कि वो अपने सगे भाई बाई युएगुआंग जैसा है। बाई चुआन ने बड़े शालीनता से एक घूंट कॉफी पी, काली कॉफी, एक हाथ से थोड़ी टिकाए। चश्मे के पीछे की तेज आंखों में गहरी और अथाह चमक थी। फांग युआन, क्या तुम्हें इस सबसे ताकतवर बंधन के बारे में
में पता है, जुड़वां भाई बहन के बीच एक बेहद डरावना रिश्ता होता है। हम दोनों बहुत मुमकिन है एक ही वक्त में एक ही इंसान से प्यार कर बैठे। मुझे रीढ़ से लेकर पांव तक एक ठंडी लहर दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब डराना बंद करो, तुम दोनों सगे भाई बहन हो। मुझे वहीं जमा हुआ देखकर भाई चुआन अचानक ठहाके लगाने लगा। बेहद मजा आ रहा था उसे। हाँ मजाक था यार, मैं इतना फालतू नहीं कि उस खूंखार छोटी बहन के चक्कर में जान दे दूं। वो तो मुझे हड्डी हड्डी से पीट देती है, मैं बस बेमन से हंसता रहा। उल्टी गंगा बह रही थी। अच्छा हाँ, भाई साहब विदेशी भाषा पढ़ते हैं, फुर्सत ज्यादा थी तो दिमाग चल गया। स्कूल का फोरम बनाने से पहले मैंने वो फैन पेज क्यों बनाया? बाई चुआन ने पासा पलट दिया और एक जोरदार धमाका किया। उसकी वो शालीन छवि पल भर में धुएं में उड़ गई। तुम समझते हो मैं इतना बेकार हूँ कि ये सब झंझट मोल लूंगा? ये सब बाई निंग बिंग ने गले पर छुरी रखकर करवाया। उसने मुझे पैसे खर्च करने पर मजबूर किया, उस पुराने एडमिन से फैन पेज खरीदने के लिए। उस बच्ची को डर था कहीं वो पोस्ट न मिट जाए जो तुमने इजहार मोहब्बत के लिए वॉल पे डाली थी। समझ नहीं आता, मुंह है तो सीधे दो टूक बात कर लो। ये आंख मिचौली खेलने का क्या शौक है? और हद तो ये हुई कि मुझसे फेक अकाउंट भी बनवाए, 3 रोमांटिक स्टोरीज पोस्ट करवाई जो गलत फहमी पैदा करें, और तुम्हें फंसाने के लिए चारा डाला। देखा जाए कि तुम चारा लेते हो या नहीं। इस बच्ची का कोई इलाज नहीं, प्यार का बुखार बहुत चढ़ा हुआ है। पूरा पर्दाफाश सुनकर मैं पूरी तरह नतमस्तक हो गया। बाई निंग बिंग ने इस पागल दीवाने को पटाने के लिए जो जाल बिछाया वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। इसे प्रेम का जाल नहीं तो क्या कहें। साफ जाहिर है उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की पूरी चाल चली। लेकिन गहराई से सोचो तो आखिर में बचाव की दीवार तोड़कर पहले प्यार का इजहार करने वाली वही थी ना। हुआ कोई के दिमाग को टेढ़ा मत समझो, एक आम इंसान जैसा मैं उनके बराबर सच में नहीं पहुंच सकता। तीसरी कहानी, बाई निंग बिंग की नई गृहस्थी। क्या तुम फात्ताई को तंग करना बंद कर सकती हो? सुबह सुबह मेरे बाल कौवे के घोंसले जैसे उलझे हुए थे। नींद में डूबा हुआ रसोई में पानी पीने गया। कमरे से निकलते ही मैंने देखा कि फात्ताई कल रात तक मेरे पास गर्म होकर लिपटी सोई थी। आज किसी ने उसे बेरहमी से उठाकर लिविंग रूम के बाहर ठंडे बिल्ली के बिस्तर में धकेल दिया था। जैसे ही उसने मुझे लड़खड़ाते हुए बाहर आते देखा, फात्ताई को जैसे सोना मिल गया। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बेचारगी से भर गईं। म्याऊं म्याऊं करते हुए मेरे पास सट गई और लगातार शिकायतें करने लगी। अरे देखो जुल्म हुआ है, उसे महंगी ट्रीट देनी पड़ी, शाही डिब्बा खोलना पड़ा। तब जाकर मेरी लाडली का गुस्सा ठंडा हुआ। उसके बाद मैं सीधे कमरे में घुसा और बाई निंग बिंग की खबर लेने पहुंचा। वो पलकें झपकाने की भी जहमत नहीं उठा रही थी। रजाई से एक लंबी गोरी पतली बांह बाहर निकली। आलस से एक उंगली हिलाकर मुझे पास बुलाया। मैं खींचते हुए आगे बढ़ा। बिना किसी रहम के रजाई एक झटके में खींच ली। तब बाई निंग बिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली, अपनी रेशम जैसी नरम बाहें फैलाई, मेरी गर्दन में बाहें डालकर जोर से मुझे गद्दे पर खींच लिया। जानू सुबह सुबह इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, बहाने मत बनाओ। फात्ताई को ही क्यों निशाना बनाती हो? उसने अपना सिर मेरी गर्दन की खांच में रगड़ा, नाज नखरे करते हुए। अभी अभी जागी थी तो आवाज भारी और भीगी हुई थी। कल रात हम दोनों ने जो वो नजारा बच्चों के लिए सही नहीं था। मैंने यह फात्ताई की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए किया, ताकि वो बाहर की भोली भाली बिल्लियों को गंदी आदतें न सिखाए। कल रात की शर्मनाक बात याद दिलाते ही मेरा चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया। जल्दी से उसके हाथ हटाते हुए विरोध किया। बस करो अब, उठो जल्दी। बाई निंग बिंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान खिल गई। या फिर मेरे जानू की कोई खास पसंद है? जब हम दोनों अंतरंग पलों में होते हैं तो एक जोड़ी बिल्ली की आंखें घूरती रहे। मैं हड़बड़ाकर उसका मुंह बंद करने लपका। बस करो, चेहरा बहुत लाल हो गया है, अभी चुप हो जाओ। कमरे का दरवाजा जो थोड़ा खुला था, तेज हवा के झोंके ने उसे जोर से बंद कर दिया। एक कान फोड़ने वाली आवाज हुई। बाई निंग बिंग ने मौका देखकर मुझे पलटकर बिस्तर पर दबा लिया। तकियों और गर्म सांसों के बीच मेरे दिमाग में एक अजीब सा शक कौंधा, जैसे मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल गया हूँ। बाई निंग बिंग को मेरा ध्यान बांटना पसंद नहीं आया। सजा के तौर पर मेरे कंधे पर हल्का सा काट लिया। ध्यान लगाओ। मेरी सांस एक ठंडी सिहरन के साथ खिंच गई। वो छोटी सी अनजान बात जल्दी ही दिमाग से उड़ गई। लिविंग रूम में फात्ताई को अब कोई शौक नहीं रहा था। वो अपने उस कटोरे के पास लेटी थी जिसे वो चाट चाट कर साफ कर चुकी थी। दुख और गुस्से की लहर में डूबती उतर आती उसने एक पंजा उठाया और सैंडबॉक्स को एक तरफ धकेल दिया। समाप्त। पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।